हेलो एवरीवन, आज डेट है 5 फरवरी 2022 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपोर्टेंट न्यूज को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस एकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस एकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहां पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीएससी एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल मैप क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि ग्रेट बैरियर रीफ को जाकर के आपको सबसे पहले मैप पे व्यू करना है, फिर इससे रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एंड इन्फॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था दामोदर रिवर को लेकर के, तो दामोदर रिवर को अगर हम मैप में व्यू करें तो हमारे इंडिया का जो झारखंड स्टेट है वहां से दामोदर रिवर का ओरिजिन होता है। उसके बाद में वेस्ट बंगाल से फ्लो होती हुई लास्ट में बे ऑफ बंगाल में अपने वाटर को डिस्चार्ज करती है। द हिंदू का अगर हम डिस्कशन करें तो सबसे पहले फ्रंट पेज पर जो इंपॉर्टेंट न्यूज है वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस पैनल को लेकर के है। आप सभी को पता है फार्मर्स ने लगभग 1 ईयर तक प्रोटेस्ट यहां पर किया था कि जो भी 3 फॉर्म लॉज आप लेकर के आए हो उनको आप रिपील कीजिए। इसके अलावा फार्मर्स को कुछ स्पेसिफिक गारंटी दीजिए, जैसे कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस को लेकर के। तो यहां पर हमारी जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, उन्होंने प्रॉमिस किया था कि हम एक कमेटी बनाएंगे और वो जो कमेटी है उसकी रिकमेंडेशन के बेसिस पर जो भी वो अपनी रिकमेंडेशन देती है उसी के बेसिस पर प्रोसीजर के तहत मिनिमम सपोर्ट प्राइस के अकॉर्डिंग काम किया जाएगा। अब यहाँ पर जब फार्मर्स ने, अभी आपने देखा होगा कि 31 जनवरी को फार्मर्स ने अपोज किया था दोबारा 31 जनवरी को अविश्वासघात डे के रूप में। उन्होंने बोला कि जो गवर्नमेंट है उन्होंने प्रॉमिस किए, लेकिन अभी तक उन्होंने अपने प्रॉमिस के अकॉर्डिंग कुछ भी वर्क नहीं किया है। फार्मर्स ने 31 जनवरी को ये भी बोला कि अगर गवर्नमेंट अपने वायदों के अकॉर्डिंग काम नहीं करेगी तो हम दोबारा से अपना जो प्रोटेस्ट है उसको स्टार्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर है नरेंद्र सिंह तोमर, उन्होंने राज्यसभा में इन्फॉर्म किया है कि जैसे ही ये असेंबली इलेक्शन, अभी 5 स्टेट्स में असेंबली इलेक्शन होने वाले हैं, तो उन 5 स्टेट्स में जैसे ही असेंबली इलेक्शन कंप्लीट होंगे उसके बाद में हम एक कमेटी जो है उसका सेटअप करेंगे। और वो जो कमेटी है वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन और अदर जो इश्यूज हैं जो हमने फार्मर्स को प्रॉमिस किया था, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा जो प्रॉमिस किया गया था, उन सभी के लिए इस कमेटी को सेटअप किया जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, यहाँ पर पंजाब में जो सीएम है उनके नेवी को ईडी ने अरेस्ट कर लिया है और कारण ये बताया गया है कि सैंड माइनिंग केस में उनको अरेस्ट किया गया है। अब यहाँ पर जो ईडी है इससे रिलेटेड कुछ बेसिक फैक्ट्स हम देखेंगे, जनरल अवेयरनेस के लिए हमें पता होना चाहिए। अगर हम बात करें तो देखो, ये जो ईडी है डायरेक्टरेट जो है इसका ओरिजिन होता है 1 मई 1956 को और शुरुआत में इसको इन्फोर्समेंट यूनिट के रूप में जाना जाता है। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के अंडर ये काम करता है। और फेमा एक्ट 1947 जो था, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, उसके अंडर कोई भी वायलेशन होता था तो उनको कंट्रोल करने का शुरुआत में काम करता था। 1957 में इसका नाम चेंज करके इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट कर दिया गया और इसका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल दे दिया गया डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स टू डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। शुरुआत में था इकोनॉमिक अफेयर्स के पास में, बाद में डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के पास में इसको सेंड कर दिया गया 1960 में। कुछ टाइम के लिए 1973 से 1977 के बीच में ये जो ईडी की जो पोस्ट है इसका एडमिनिस्ट्रेटिव ज्यूरिडिक्शन जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के पास में भी रहा। ईडी के पास में 2 पावर होती हैं, 2 लॉज को इंप्लीमेंट एनफोर्स करने का ये काम करता है। एक तो फेमा एक्ट जो सिविल लॉ है और क्वासी जुडिशियल पावर्स इसके थ्रू ये रखता है। दूसरा है पीएमएलए एक्ट, ये है एक क्रिमिनल लॉ। ओके, इन दोनों के अंडर ये काम करने का कोशिश करता है ईडी। मतलब जो भी एक तरीके से आप रेवेन्यू से रिलेटेड बात देख लीजिए, या फिर आप अगर हम बात करें तो मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड कोई भी इशू हो तो उनको सॉल्व करने की कोशिश की जाती है ईडी के द्वारा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, यहाँ पर यहाँ देखिए, AIMIM जो पार्टी है उसके प्रेसिडेंट हैं एमपी है हैदराबाद से असदुद्दीन ओवैसी, उनके ऊपर अटैक हुआ और इसीलिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने उनको जेड कैटेगरी प्रोवाइड करने की कोशिश की है, लेकिन इन्होंने मना कर दिया और उन्होंने ये बोला, कुछ स्टेटमेंट दिए उन्होंने पार्लियामेंट में कि मैं ए कैटेगरी सिटीजन बनना चाहता हूँ, मुझे जेड कैटेगरी सिक्योरिटी की कोई ज़रूरत नहीं है। गवर्नमेंट मुझे सिक्योरिटी देने की बजाय सिर्फ ये कोशिश करे, जैसे कि अभी हरिद्वार में जो धर्म संसद हुई और उसमें कुछ हेट स्पीच दिए गए, उनको एक तरीके से सॉल्व करने की गवर्नमेंट कोशिश करे। इसके बेसिस पर क्या होगा कि हमारी जो सोसाइटी है वहाँ पर हेटर्ड जो एक तरीके से इन्फ्लुएंस हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, वो नहीं होगा और सभी जो लोग हैं वो पीस और स्टेबिलिटी के साथ में रियलिटी में
आराम से रह पाएंगे। तो ये काम करने की ज़रूरत है गवर्नमेंट को, मुझे जेड सिक्योरिटी देने की ज़रूरत नहीं है। अभी जेड सिक्योरिटी होती क्या है? देखो, जब भी हमारे यहाँ पर लगता है कि किसी पर्सनल कोई एक पर्सन है, इसको सिक्योरिटी की ज़रूरत है, तो उसकी डिमांड को या उसके लिए जो भी डिसीजन है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स लेती है। लगता है कि किसी इंडिविजुअल को सिक्योरिटी की नीड है तो उसके लेवल को डिसाइड किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा। इसके अलावा डिस्कशन किया जाता है आईबी के साथ में, इंटेलिजेंस ब्यूरो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग मीन्स रोप के साथ में। ये जो इंटेलिजेंस एजेंसी है इनके साथ में डिस्कशन किया जाता है कि किस तरीके की जो थ्रेट है वो उस इंडिविजुअल को मिल रही है। उसके बेसिस पर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है वो डिसाइड करती है कि किस कैटेगरी की उनको सिक्योरिटी दी जानी चाहिए। अगर हम सिक्योरिटी के या फिर प्रोटेक्शन के लेवल की बात करें तो मेजरली हमारे यहाँ पर 6 कैटेगरीज हैं, जिसमें एक्स कैटेगरी की सिक्योरिटी दी जाती है, वाई की, वाई प्लस की, जेड प्लस की और एसपीजी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप को। ये जो स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप जो है वो प्राइम मिनिस्टर को और उसकी जो इमीडिएट फैमिली होती है उसको प्रोवाइड की जाती है इस तरीके की ये सिक्योरिटी। ओके, ये तो ये जनरल अवेयरनेस के लिए इंपॉर्टेंट है, जो हम पता होना चाहिए कि सिक्योरिटी होती क्या है, किसके पास पावर होती है और किस तरीके से इसके ऊपर डिसीजन लिया जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ पेज नंबर 5 पर, यहाँ पर जो फर्स्ट आर्टिकल है वो अरुणाचल प्रदेश का एक रियल इंसिडेंट है। यहाँ पर ये देखिए, हाँ, फरवरी 2021 में एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर एडीसी ऑफ मियाओ जगह का नाम है अरुणाचल प्रदेश में, वहाँ के एडीसी बनकर के आते हैं सनी के सिंह। और जब वो यहाँ पर आए, उनकी जब यहाँ पर पोस्टिंग हुई तो उनको पता चला कि अरुणाचल प्रदेश में बहुत सारे जो चिल्ड्रन और टीनेजर्स जो हैं वो नार्कोटिक सब्सटेंस में एक तरीके से इंक्लूडेड हैं। जैसे ही शाम वाला टाइम होता था, यहाँ पर ड्रग पेडलिंग और एडिक्शन जो है वो एक ह्यूज प्रॉब्लम है अरुणाचल प्रदेश की। और बहुत सारा जो यूथ है, जो टीनेजर्स हैं, वो ड्रग्स को एक तरीके से कंज्यूम करते थे। अब इस चीज़ को लेकर के जो एडीसी हैं उन्होंने नई तरीके से कोशिश की कि किस तरीके से ये जो टीनेजर्स हैं, जो यूथ है, उनको इन सारे इश्यूज से बाहर निकाला जा सकता है। उन्होंने देखा कि इन सभी को अगर हम स्पोर्ट्स की तरफ आगे बढ़ाएं तो यहाँ पर कोशिश की जा सकती है कि ये सारे लोग इन सबसे निकल करके जो लाइफ की एक मेन स्ट्रीम जो होता है उसमें आके मतलब उसमें मिल सकें और एक तरीके से सोसाइटी का जो मेन स्ट्रीम है उसमें शामिल हो सकें। तो उन्होंने स्टार्ट किया कि सबसे पहले जो भी यहाँ पर प्ले ग्राउंड है उसको उन्होंने तैयार करने की कोशिश की। जो फुटबॉल ग्राउंड था उसको, जो बैड शेप में था, उसको दोबारा से उन्होंने तैयार करने की कोशिश की। इसके साथ में उन्होंने कम्युनिटी के जो भी लीडर्स हैं उन सभी का साथ लिया। यहाँ पर आप देख रहे हो, देखो क्वेश्चन जो आपका एथिक्स का पेपर होता है ना, जीएस पेपर 4, उसमें इसी तरीके की आपके साथ में क्या दी जाएगी, सिचुएशन दी जाती है। केस स्टडी जिसको बोलते हैं कि आप किसी एरिया के एडीसी बन करके जाते हो, वहाँ पर बहुत सारा ड्रग ट्रैफिकिंग, आपका यूथ और टीनेजर्स जो है वो यहाँ पर क्या है, इस तरीके की जो एक्टिविटीज़ है उनमें इन्वॉल्व है। अब आप किस तरीके से सोल्व करोगे? तो यहाँ पर ये जो एग्जाम्पल है इसके थ्रू आप समझ सकते हो कि उनको देखा जाए कि किस में उनका इंटरेस्ट है। तो यहाँ पर उन्होंने देखा होगा कि हाँ, जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं उनमें इन्वॉल्वमेंट तो है यूथ का और टीनेजर्स का, लेकिन उनके लिए बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है जो उसकी कमी है। तो यहाँ पर उन्होंने एक सेंट्रली लोकेटेड फुटबॉल कम क्रिकेट ग्राउंड को प्रिपेयर किया जो बैड शेप में था। कम्युनिटी लीडर्स को साथ में लिया। इससे क्या लगता है कि आपने सोसाइटी का भी इंक्लूजन कर लिया, जिससे क्या होगा कि थोड़ा सा सोसाइटियल जो प्रेशर होता है उसके अकॉर्डिंग भी यूथ और टीनेजर्स जो हैं वो सही रास्ते पर निकल पड़ते हैं और उनको साथ दिया स्पोर्ट्स का। अब यहाँ पर उन्होंने कम्युनिटी से मनी लिया, मतलब कम्युनिटी से एक तरीके से डोनेशन के थ्रू मनी लिया। एक बैंक की उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट किया और ये जो बैंक है इसमें मनी को यूज़ किया गया स्पोर्ट्स के लिए। अब यहाँ पर प्रेजेंट टाइम में ये जो फुटबॉल क्रिकेट ग्राउंड है उसको रिनोवेट किया गया। यहाँ पर बहुत सारी जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उनकी अवेलेबिलिटी करवाई गई। चिल्ड्रन और टीनेजर जो हैं वो यहाँ पर सुबह 5 बजे से शाम को 9:30 बजे तक यहाँ पर रेगुलर प्ले कर सकते हैं, खेल सकते हैं। उन सभी को वो सारी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर देने की कोशिश की गई जिनके लिए उनके पास अवेलेबिलिटी नहीं थी। यहाँ पर जो कम्युनिटी लीडर्स हैं उन्होंने जनरेट किए 2.5 लाख और इसके अलावा और हेल्प की गई होगी गवर्नमेंट के द्वारा। और ये जो भी मनी है उससे स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो इक्विपमेंट्स हैं उनको खरीदा गया और फिर उनको ये जो स्पोर्ट्स किट्स हैं उनको मैनी लोकल्स को डोनेट किया गया। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो इसका पॉजिटिव रिजल्ट भी देखने को मिल रहा है।
यहाँ पर जो इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया था सनी के सिंह के द्वारा, इसमें खेलने वाले बहुत सारे लोगों ने अभी प्रेजेंट टाइम में इंटरनेशनल इवेंट हुआ नेपाल में, वहाँ पर इनकी टीम ने 2 गोल्ड मेडल और 2 सिल्वर मेडल भी जीता है। तो इस तरीके से आप सोल्व कर सकते हो और यहाँ पर फिर एक तरीके से एग्जाम्पल के थ्रू शो कर सकते हो कि अरुणाचल प्रदेश में सेम इसी तरीके की कैटेगरी हुई और वहाँ पर इस तरीके से उसको सॉल्व किया गया। तो केस स्टडीज़ के जो केस आते हैं उसमें एक तरीके से आपका जो बेसिक माइंड है उसका यूज़ करते हुए आप उन आंसर्स को ईजिली राइट डाउन कर सकते हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ पर शो कर रखा है कि देखो विशाखापट्टनम जो सिटी है वहाँ पर जो भी वाटर रिजर्वियर है वहाँ पर इस तरीके की सोलर पैनल को इंस्टॉल किया गया है। एक तरीके से फ्लोटिंग सोलर पैनल है जिसका यूज़ किया जाएगा यहाँ पर एक रिन्यूएबल एनर्जी को उनका प्रोडक्शन करने में, फिर उसका यूज़ किया जाएगा सिटी में। यहाँ पर ये बोला गया है कि ये जो पावर प्लांट है वो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का ही एक पार्ट है। आप सभी को पता है कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट हमारे इंडिया में चलाया गया ताकि हमारे इंडिया की जो 100 सिटीज़ हैं उनको एक तरीके से स्मार्ट सिटी के रूप में डेवलप किया जाए। वहाँ पर हर बेसिक जो फैक्ट है, स्मार्ट सिटी मतलब वर्ड से आपको पता चल रहा है कि हर चीज़ की वहाँ पर अवेलेबिलिटी हो और स्मार्ट तरीके से हो। ऐसा नहीं है कि किसी भी चीज़ को आप प्रेजेंट टाइम में हर चीज़ को वहाँ पर इम्प्लीमेंट कर रहे हो। इस तरीके का वहाँ पर हर चीज़ यूज़ होना चाहिए कि जो भी तरीका हो, जो भी रिसोर्सेज हम यूज़ करें वो रिन्यूएबल तरीके से दोबारा से, मतलब जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनके ऊपर इफेक्ट ना डालें और हमारे रिन्यूएबल जो रिसोर्सेज हैं उनका यूज़ करते हुए हम स्मार्ट सिटी इस तरीके से डेवलप करें कि वहाँ पर जो भी पोल्यूशन का लेवल है वो काफ़ी कम हो, जो भी एमिशन है वो काफ़ी कम हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, तेलंगाना जो गवर्नमेंट है वो आज के दिन जो स्टैचू ऑफ इक्वलिटी जो है 216 फीट का ये स्टैचू बनाया गया है श्री रामानुजाचार्य का, जो भक्ति मूवमेंट से बिलोंग करते हैं, उसका आज हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं इसको अनवेल करेंगे। तो स्टैचू ऑफ इक्वलिटी के नाम से इसको जाना जाएगा। स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ है आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट न्यूज़ जो रिलेटेड है, यहाँ देखिए कर्नाटका में हम कुछ टाइम से एक इशू देख रहे हैं। वहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि जो उडुपी वहाँ का डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ की जो भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं वहाँ पर हिजाब वियरिंग को लेकर के काफ़ी ज़्यादा इशू चल रहा है। जो कि गवर्नमेंट कॉलेज हैं वो इस तरीके के फरमान वहाँ पर रिलीज़ कर रही हैं कि आप इस तरीके के जो भी हमारी यहाँ पर हमारी ड्रेस कोड है उसी के अकॉर्डिंग आपको कपड़े वियर करने हैं। इस तरीके का हिजाब जो है वो आप कैरी नहीं कर सकते हो। अभी इसी तरीके का इशू देखने को मिला किसी अदर कॉलेज में, और अभी कुछ टाइम पहले ही जो अदर गवर्नमेंट कॉलेज हैं उडुपी डिस्ट्रिक्ट की, वहाँ पर भी सेम इसी तरीके की नोटिस जारी किए गए हैं। तो इसको लेकर के अगर हम डिस्कस करें तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक तरीके से सभी को अपने रिलीजन की जो भी बेसिक फॉर्मेलिटीज़ हैं उनको कैरी करना की अलाउ देता है। आप सभी को पता है कि आर्टिकल 25 जो है वो आप सभी को इक्वलिटी देता है अपने रिलीजन में, कि आप अपने रिलीजन की जो भी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उनको फॉलो कर सकते हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ पेज नंबर 6 पर, एडिटोरियल पेज पर, यहाँ पर जो फर्स्ट आर्टिकल है वो मैरिटल रेप को लेकर के है। इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि देखो अभी प्रेजेंट टाइम में दिल्ली हाई कोर्ट में इस तरीके के इशू का डिस्कशन चल रहा है। तो यूनियन गवर्नमेंट ने ये बोला है कि हम इसको लेकर के अपना जो क्रिमिनल प्रोसीजर है उसको चेंज करना हमने स्टार्ट कर दिया है। हम डिस्कस करेंगे कि कहाँ पर क्या कमी है और उसको ठीक करके अमेंड करके हम ये जो इशू है उसको एज ए लॉ के रूप में इम्प्लीमेंट कर सकें। अगर यहाँ पर हम बात करें तो अभी पार्लियामेंट में जो हमारी स्मृति ईरानी जो है, जो यूनियन मिनिस्टर है वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, उन्होंने एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया कि देखो मैरिटल रेप आप एज ए लॉ इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो, क्राइम के रूप में इसको आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर मैरिज जो है उसको आप एक वायलेंट केस के रूप में डिक्लेयर नहीं किया जा सकता। हर मैन जो है उसको एज ए रेपिस्ट डिक्लेयर नहीं किया जा सकता। 2016 में जो हमारी गवर्नमेंट है उन्होंने इस तरीके के इशू को लेकर के पहले भी डिस्कशन हुआ था, तब उन्होंने बोला कि हमारे इंडिया के जो सोसाइटियल नीड है उसके अकॉर्डिंग हम मैरिटल रेप को एज ए क्रिमिनल लॉ के रूप में, एज ए क्रिमिनल क्राइम के रूप में इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे इंडिया में जो सोसाइटी है वहाँ पर बहुत सारे कुछ वेरियस फैक्टर्स हैं जिनके बेसिस पर बहुत सारी कमी है, जैसे एजुकेशन, इलिटरेसी, पॉवर्टी, मैरिड सोशल कस्टम्स एंड वैल्यूज, रिलीजियस बिलीव्स, माइंडसेट ऑफ द सोसाइटी टू ट्रीट मैरिज एज ए सैक्रेमेंट। ये कुछ इशू हैं जिसके बेसिस पर हम गवर्नमेंट ने 2016 में इस कॉन्सेप्ट ऑफ मैरिटल रेप को इसको एक तरीके से रिजेक्ट कर दिया था।
हालांकि जेएस वर्मा कमेटी, आप सभी को पता है 2012 में निर्भया केस हुआ, उसके बाद में जेएस वर्मा कमेटी बनाई थी, तो उन्होंने, इस कमेटी ने रिकमेंडेशन दी थी कि इस तरीके के इशू को हमें शामिल किया जाना चाहिए, क्योंकि हमारे इंडिया में इस तरीके के इशू बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन गवर्नमेंट का ये भी मानना है कि यहाँ पर अगर हम इस तरीके के मैरिटल रेप को इम्प्लीमेंट करते हैं तो ये हमारे यहाँ की जो सोसाइटी में बहुत सारे इशू देखने को मिलेंगे, बहुत सारे ऐसे फॉल्स केसेस देखने को मिलेंगे जिनको एक तरीके से रिकॉग्नाइज करना भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, यहाँ पर इंडिया और यूके के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात चल रही है। आप सभी को पता है आर्टिकल की शुरुआत इस तरीके से की गई है कि नई साल में इंडिया और यूके के बीच में जो नेगोशिएशंस स्टार्ट हुई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर के, हमारे कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर, इसके अलावा यूके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंटरनेशनल ट्रेड, इन दोनों की मुलाकात हुई न्यू दिल्ली में और डिस्कशन हुआ कि किस तरीके से हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के ऊपर वर्क कर सकते हैं। यहाँ पर यह बात बोली गई है कि इस तरीके से हमारा ये फेयर एंड बैलेंस्ड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होना चाहिए कि 2030 तक हमारा जो बायलैटरल ट्रेड टारगेट है वो $100 बिलियन तक पहुंच जाए। अब यहाँ पर यह भी बोला गया है कि ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वो बिल्कुल न्यू तरीके का होगा। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ गुड्स, सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट, इन सभी के अलावा फोकस किया जाएगा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के ऊपर, जियोग्राफिकल इंडिकेशन के ऊपर, सस्टेनेबिलिटी के ऊपर, डिजिटल टेक्नोलॉजी के ऊपर एंड एंटी करप्शन के ऊपर। ये सारी चीज़ें जो हैं वो नई इंक्लूड की जाएंगी और ये ज़रूरत है प्रेजेंट टाइम की। अब यहाँ पर दोनों की तरफ अगर हम बात करें तो आप सभी को पता है इंडिया जो है और यूके, हर कंट्री जो है वो प्रेजेंट टाइम में इकोनॉमिक क्राइसिस से, एक तरीके से कोविड पेंडेमिक की वजह से सब जगह कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला है। तो अपने एरिया को, अपने मार्केट को और ज़्यादा ओपन बनाने के लिए इस तरीके के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बहुत ज़्यादा जरूरी है। प्रेजेंट टाइम में इंडिया ऑस्ट्रेलिया के साथ में, यूके के साथ में इस तरीके का डिस्कशन कर रहा है और यूके जो है वो खुद ऑस्ट्रेलिया के साथ में और जो अदर कंट्रीज़ हैं जैसे कि वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उन सभी के साथ में यहाँ पर डिस्कशन किया जा रहा है। आप सभी को पता है कि यूके पहले यूरोपियन यूनियन का पार्ट था, लेकिन ब्रेग्जिट के थ्रू वो यूरोपियन यूनियन से बाहर हो गया। अब जैसे ही यूरोपियन यूनियन से बाहर हुआ तो वो एज ए इंडिपेंडेंट कंट्री, हर कंट्री के साथ में उसके जो बायलैटरल रिलेशंस हैं उनको लेकर के उसने काम करना स्टार्ट किया और इसीलिए इतने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के ऊपर इस टाइम वर्क कर रहा है कि यूके एज ए इंडिपेंडेंट कंट्री, मोर ऑटोनोमस कंट्री, मोर पावरफुल कंट्री के रूप में अपने आप को यहाँ पर डिफाइन कर सके, अपने आप को एस्टेब्लिश कर सके। यहाँ पर यूके की मार्केट की अगर हम बात करें तो आप सभी को पता है कि यूके जो है वो अपने एरिया को इंक्रीज करना चाहता है। वो चाहता है कि इंडो पैसिफिक वाला जो एरिया है वहाँ पर भी जाकर के वो अपनी जो भी एक तरीके से पावर को एक तरीके से एस्टेब्लिश करने की कोशिश करे। इसीलिए इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इन सभी के ऊपर फोकस किया जा रहा है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो बहुत सारे ग्रुप्स की यहाँ पर बात की गई है कि अभी सितंबर 2021 में जो ओकस ग्रुप स्टार्ट किया गया था जिसमें न्यूक्लियर वेपन्स को प्रोवाइड करवाया जाएगा ऑस्ट्रेलिया को, यूएस और यूके के द्वारा। दोनों मिलकर के कोशिश करेंगे कि ऑस्ट्रेलिया को हम कुछ एनरिच कर सकें। तो यहाँ पर मेन टारगेट उनका ये था कि जो इंडो पैसिफिक वाला एरिया जो है उनके ऊपर फोकस किया जा सके। तो यहाँ पर यूके अपने आप को एस्टेब्लिश करना चाहता है इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में। इसके अलावा इंडो पैसिफिक वाले एरिया में भी अपने आप को डिपेंडेंसी जो है अपनी क्रिएट करना चाहता है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो यूके जो है वो एक अल्टरनेट ढूंढ रहा है चाइना के बाद में अपने खुद के लिए कि अदर कंट्रीज़ के साथ में उसके जो रिलेशन है वो बेहतरीन हो सके। इंडिया जो है वो भी अपने मार्केट को और ज़्यादा ओपन बनाने के लिए, इसके अलावा अगर हम बात करें तो यूके के साथ में अपने जो रिलेशंस हैं उनको मेंटेन करने। वैसे हम सभी को पता है कि ब्रिटिश एरा में, हमारे यहाँ पर कॉलोनियल पीरियड में जो ब्रिटिशर्स जो हैं, यूके जो है उन्होंने हमारे इंडिया के ऊपर राज किया था। तो उन सारे टाइम्स के जो नेगोशिएशंस हैं, जो उन टाइम के जो हमारे एग्रीमेंट्स हैं, उन सभी को रिवाइवल करके यूके उन सभी के ऊपर वर्क करना चाहता है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखो ये जो ऑस्ट्रेलिया वाला प्रेजेंट टाइम में आप देख रहे होंगे कि जो यूएस जो है वो भी ऑस्ट्रेलिया के ऊपर काफ़ी फोकस कर रहा है और यूके भी फोकस कर रहा है, इंडिया भी फोकस कर रहा है। एक तरीके से इंडिया और यूके जब एक साथ यहाँ पर फोकस कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के ऊपर तो यहाँ पर एक ट्राइलेटरल एग्रीमेंट भी सामने आ सकता है जो इन तीनों कंट्रीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा और इनडायरेक्टली चाइना को काउंटर करने के साथ में इंडो पैसिफिक वाले एरिया को मोर ओपन एंड फेयर बनाने भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। अब यहाँ पर तो अगर हम बात करें
तो देखो ट्रेड में क्या क्या चीज़ें सामने आएंगी, किस तरीके के नेगोशिएशन होंगे, इसके अलावा कौन कौन सी चीज़ें, जब भी कोई एग्रीमेंट होता है उसके आने वाले टाइम में बाद में शो होता है कि इन चीज़ों से और क्या क्या चीज़ों के ऊपर भी इफेक्ट देखने को मिला है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ पेज नंबर 8 पर। पेज नंबर 8 पर जो आर्टिकल्स हैं वो पार्लियामेंट में जो भी डिस्कशन चल रहा है, लोकसभा राज्यसभा, उन सभी के बारे में यहाँ पर बताया हुआ है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पर है पॉपुलेशन कंट्रोल बिल को लेकर के बीजेपी एमपी ने एक प्राइवेट मेंबर बिल प्रेजेंट किया था और उसमें उन्होंने ये बोला था, राज्यसभा में डिस्कशन हुआ फ्राइडे को प्राइवेट मेंबर बिल के ऊपर, पॉपुलेशन रेगुलेशन बिल के ऊपर, कि जो भी आप पॉपुलेशन रेगुलेशन बिल आप लेकर के आए हो उसमें आप कुछ चीज़ें ऐसी चेंज करो, क्योंकि अगर आपने इससे चेंज नहीं किया तो हमारी सोसाइटी में बहुत सारे इशू देखने को मिलेंगे। इसमें ये बोला गया है कि 2 बच्चों के बाद में अगर थर्ड चाइल्ड है किसी भी फैमिली में तो उसको आप क्या करोगे, उस फैमिली को पेनलाइज करोगे। तो इसको लेकर के बिल में आपने ऐसी बात बोली है। तो इससे क्या होगा, जो थर्ड चाइल्ड है उसके मन में एक भावना, एक फीलिंग जो है वो इस तरीके से डेवलप होगी कि वो एक अनवांटेड चाइल्ड है, और ये जो चीज़ है वो हमारे नेशन के लिए एक डेंजरस थॉट होगा। तो आपको क्या करना है, ऐसा आई से वी कैन डू समथिंग एल्स इंस्टेड ऑफ पेनलाइजिंग करने के बजाय हम कुछ और काम कर सकते हैं जिसके बेसिस पर जो सेक्स सिलेक्शन जो इशू है वो भी सामने ना आए। ऐसा भी नहीं है कि सेक्स सिलेक्शन जैसे जो इशू हैं वो एनकरेज हो, क्योंकि ये माना जा रहा है कि पॉपुलेशन रेगुलेशन बिल जो आप लेकर के आ रहे हो, पॉपुलेशन कंट्रोल बिल जो लेकर के आ रहे हो, इसके बेसिस पर ये भी इशू सामने आ सकता है कि सेक्स सिलेक्शन जो वो इशू जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो सकते हैं। अब यहाँ पर बात की गई है प्राइवेट मेंबर बिल की। अब इसमें डिफरेंस क्या होता है नॉर्मल बिल में और प्राइवेट मेंबर बिल में। ये जो आर्टिकल है हमारे प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और हमारे मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। मेंस में जीएस पेपर 2 से आप इसको रिलेट कर सकते हो। ये जो आर्टिकल है यहाँ से, यहाँ पर अगर हम बात करें तो प्राइवेट मेंबर बिल होता क्या है। कोई भी एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो मिनिस्टर नहीं है, अगर उसने कोई बिल प्रेजेंट किया है तो उसको हम प्राइवेट मेंबर बिल बोलते हैं। वो जो एमपी होता है उसको हम बोलते हैं प्राइवेट मेंबर, और उसने बिल प्रेजेंट किया तो उसको बोल दिया प्राइवेट मेंबर बिल। इससे क्या लगता है, इससे ये बात पता चलती है कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो उनका भी एक तरीके से गवर्नमेंट के ऊपर ध्यान होता है, और ये जो बिल है वो गवर्नमेंट का अटेंशन को ड्रॉ करते हैं कि एक इंडिविजुअल एमपी ने जो हमारे यहाँ पर इशू है, जो हमारे यहाँ पर गैप है, उनको फिल करने के लिए लीगल फ्रेमवर्क में जो गैप्स हैं उनको फिल करने के लिए लेजिस्लेटिव इंटरवेंशन को रिक्वायर किया है। ओके, इसके बेसिस पर जो गवर्नमेंट है वो इनमें बहुत सारे इश्यूज को सॉल्व करने की कोशिश करती है। प्राइवेट मेंबर बिल को एडमिशन मतलब किस तरीके से अप्रूवल मिलता है, तो उसकी सारी की सारी जो पावर है वो राज्यसभा चेयरमैन और लोकसभा स्पीकर के पास में होती है। इसका रिजेक्शन भी किया जा सकता है हाउस के द्वारा, मतलब कोई डिस्कशन से पहले इसको रिजेक्ट किया जा सकता है, लेकिन अगर ये अप्रूवल दे देते हैं तो इनके ऊपर डिस्कशन होता है। अब प्रोसीजर कैसे होता है, प्रोसीजर सेम होता है जैसे जब जो मेंबर जिसको इंट्रोड्यूस करना है प्राइवेट मेंबर को, तो उसको 1 मंथ पहले नोटिस देना होता है और तब जाकर के उसका इंट्रोडक्शन जो है वो लिस्टेड होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो देखो कोई भी बिल, नॉर्मल बिल जो है वो किसी एक तरीके से जो हमारे एग्जीक्यूटिव हैं, जो मिनिस्टर्स हैं, उनके थ्रू जब बिल लाया जाता है तो उसको किसी भी दिन आप डिस्कस कर सकते हो, लेकिन जो प्राइवेट मेंबर बिल है वो केवल और केवल फ्राइडेज को डिस्कस किए जाते हैं। इंट्रोड्यूस भी फ्राइडे को भी और डिस्कस भी फ्राइडे को किए जाते हैं। अब क्या कारण, क्वेश्चन ये किया गया कि क्या अब तक प्राइवेट मेंबर बिल जो है वो कोई लॉ बने हैं क्या, तो पीआरएस लेजिस्लेटिव के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो 1970 से पार्लियामेंट के द्वारा किसी भी प्राइवेट मेंबर बिल को अभी तक पास नहीं किया गया है। पार्लियामेंट ने 14 सच ऐसे जो बिल हैं उनको पास किया है अब तक, जिनमें से 6 जो थे वो 1956 में पास किए गए थे। 14 लोकसभा जो थी उसमें 300 प्राइवेट मेंबर बिल इंट्रोड्यूस किए गए, जिनमें से 4% के ऊपर ही डिस्कशन हुआ। 96% जो ऐसे हैं जिनको तो बिना किसी डायलॉग के ही लैप्स कर दिया गया था। तो ये प्राइवेट मेंबर बिल को लेकर के हमारे यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पावर्स हैं जो हमें पता होनी चाहिए। ये जो डाटा है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मेंस में इसी तरीके के जो डाटा हैं वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब भी कोई बिल इंट्रोड्यूस किया जाता है और वो एज ए एक्ट बनता है, उसको लेकर के भी प्रीलिम्स में इस तरीके का स्टेटमेंट दे देंगे या किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन दे देंगे कि ये प्राइवेट मेंबर बिल है
या फिर इस तरीके का रिलेशन बिठा करके आपको पूछ लिया जाएगा कि क्या एक प्राइवेट मेंबर बिल है, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा बिल जो है वो प्राइवेट मेंबर के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है और कौन सा बिल जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, यहाँ पर भी राज्यसभा में डिबेट हुई कि प्राइवेट मेंबर बिल लाया गया कि प्रियम्बल जो है हमारा, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रियम्बल है उसमें अमेंड होना चाहिए। अब इसका विरोध किया गया है हमारी गवर्नमेंट के द्वारा, लेकिन किसी ने सपोर्ट भी किया है। उन्होंने ये बोला कि देखो आप सभी को पता है कि हमारी प्रियम्बल अब तक 1 टाइम अमेंड हुई है। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू इसको अमेंड किया गया और इसमें कुछ वर्ड्स जोड़े गए। सोशलिस्ट और सेकुलर जो वर्ड है इसमें बाद में जोड़े गए। तो अब यही बात बोली जा रही है कि सोशलिस्ट जो वर्ड है उसको इक्विटेबल वर्ड के साथ में आप रिप्लेस कर दीजिए, लेकिन यहाँ पर मना किया जा रहा है कि ऐसा नहीं किया जाना है। यहाँ पर जो आर्टिकल है वो राज्यसभा में डिस्कशन हुआ कि अभी आपने देखा, कल हमने डिस्कस भी किया था कि जो तमिलनाडु स्टेट है वहाँ के गवर्नर RN रवि, उन्होंने तमिलनाडु असेंबली के द्वारा एक बिल पास किया गया था कि नीट को आप रिप्लेस करके +2 जो है उसकी परसेंटेज के बेसिस पर हम यहाँ पर जो हमारी MBBS सीट है उनमें एक तरीके से एडमिशन देंगे। उसको मना कर दिया और उन्होंने RN रवि ने 2020 का सुप्रीम कोर्ट का एक जुरिडिक्शन के बारे में बताया कि देखो सुप्रीम कोर्ट ने ये बात बोली थी कि जो नीट एग्जाम है वो हमारे जो पुअर स्टूडेंट है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो एक तरीके से उनकी जो पुअर्टी है उनमें एनक्रोच करने का काम नहीं करता और सभी के लिए इक्वलिटी प्रोवाइड करता है। लेकिन जो वहाँ की तमिलनाडु की गवर्नमेंट है वो तो खुद इस इशू को बोल रही है कि हम तो खुद चाहते हैं कि नीट एग्जाम के थ्रू क्या होता है कि जो कोचिंग इंडस्ट्री के जो बच्चे होते हैं उनको ज़्यादा एडमिशन मिलता है और जो पुअर स्टूडेंट है उनको एडमिशन नहीं मिल पाता। और हम चाहते हैं कि +2 हमारे यहाँ पर जिस तरीके का प्रोसीजर है उसके बेसिस पर पुअर स्टूडेंट, विलेजेस से बिलोंग करने वाले स्टूडेंट जो है वो भी अपने परसेंटेज बनाए और उसी के बेसिस पर नीट में उनको एडमिशन मिले। तो यहाँ पर राज्यसभा में डिस्कशन हुआ कि DMK और कांग्रेस MP जो हैं, जो वहाँ से बिलोंग करते थे, उन्होंने तमिलनाडु गवर्नर की इस मूवमेंट को लेकर के डिबेट करने की बात की और जब ऐसा नहीं किया गया तो वो वहाँ से निकल गए। अगर हम प्रेजेंट टाइम में बात करें तो हमारा जो राज्यसभा का जो सेशन है वो रेगुलर चल रहा है। यहाँ पर जो हमारे राज्यसभा के चेयरमैन हैं उन्होंने इंपॉर्टेंट बात बोली कि अभी तक अगर हम देखें तो राज्यसभा का प्रेजेंट टाइम का जो सेशन है वहाँ पर कोई भी अभी तक हमने एडजर्नमेंट नहीं देखा और रेगुलर हमारा जो वर्क है वो रेगुलर यहाँ पर किया जा रहा है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम प्रेजेंट टाइम में देख रहे हैं कि हमारे पार्लियामेंट की, लोकसभा और राज्यसभा दोनों की जो भी एफिकेसी है वो काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज देखने को मिली है। ओके, आप सभी को पता है कि जो भी हमारे वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो ही राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं। आपका क्वेश्चन ये है कि वाइस प्रेसिडेंट की जो पोस्ट है वो हमने कहाँ से ली है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इस पोस्ट को हमने कहाँ से लिया, किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है, ये आपको आंसर देना है। यहाँ पर जो आर्टिकल है वो पासपोर्ट से लेकर के कि पासपोर्ट से बहुत सारे जो हमारे डाटा हैं वो लीक हो सकते हैं। इसके लिए आप सभी ने ये देखा था कि हमारा जो बजट है उसमें भी बोला गया था कि हम क्या करेंगे, ई-पासपोर्ट जो स्कीम है उसको लेकर के आएंगे। एक मिनट, नेट इशू है, यहाँ देखते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ है वो भी यहाँ पर राज्यसभा में ही, पार्लियामेंट में ही डिस्कशन को लेकर के है और उसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें यहाँ से अगर हम देखें, एक सेकेंड, यहाँ पर जो आर्टिकल है ना उसमें ये बताया गया है कि जो गवर्नमेंट है वो ये चाहती है, गवर्नमेंट ये चाहती है, आप सभी ने अभी ये देखा कि 26 जनवरी को हम रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं, तो उससे पहले जो एक सेकेंड, अमर जवान ज्योति जो है वहाँ पर जो भी एक फ्लेम रेगुलर जलती रहती थी उसको रिप्लेस कर दिया गया और नेशनल वॉर मेमोरियल की फ्लेम में ही उसको मर्ज कर दिया गया। तो यहाँ पर जो कांग्रेस पार्टी है उन्होंने नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट के खिलाफ में कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिए हैं कि आप क्या चाहते हो कि इंदिरा गांधी जी ने जो भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था हमारी कंट्री के लिए, उसकी जो भी मेमोरीज हैं उनको आप इरेज करना चाहते हो, क्योंकि अमर जवान ज्योति जो है वो 1971 का जो बांग्लादेश लिबरेशन वॉर हुआ था उसी के बाद में इसको कंस्ट्रक्ट किया गया था कि हमारे वो सारे सोल्जर्स जिन्होंने हमारी कंट्री के लिए अपनी जान गंवाई है उनको याद किया जाएगा और ये जो फ्लेम है वो रेगुलर उन लोगों के लिए जलती रहेगी। लेकिन बाद में 2019 में नेशनल वॉर मेमोरियल बना दिया गया और ये जो नेशनल वॉर मेमोरियल है, हालांकि इसकी जो फाउंडेशन है वो बहुत पहले रख दी गई थी, 1960s के टाइम में सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था कि हमारे वो सारे सोल्जर्स जिन्होंने हमारे ये जो वॉर हुई है 1962,
1965, 1971, इन सारे वॉर में जो भी हमारे सोल्जर शहीद हुए हैं इससे पहले 1947 के टाइम में, तो उन सारे इश्यूज को हम सोल्व करके उन सोल्जर्स का नाम एक जगह हम लिख सकते हैं। अमर जवान ज्योति जो थी वहाँ पर एक फ्लेम जो है वो रेगुलर फायर होती थी, लेकिन वहाँ पर किसी भी जो हमारे सोल्जर हैं उनका नेम वहाँ पर नहीं लिखा हुआ था, तो इसीलिए नेशनल वॉर मेमोरियल बनाया गया। और जब ये बोला जाता है प्रेजेंट टाइम में गवर्नमेंट के द्वारा कि जब दोनों का एम और टारगेट सेम ही है, हमारे इंडिपेंडेंस के बाद में, पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद में हमारे जो सोल्जर्स हैं उन सभी को याद करना, तो फिर क्यों ना दोनों को जगह दोनों को एक जगह ही मर्ज कर दिया जाए। नेक्स्ट इंपोर्टेंट न्यूज़ पेज नंबर 10 पर। यहाँ पर जो फर्स्ट आर्टिकल है वो असम स्टेट को लेकर के है। असम में गोल्डन लंगूर मिलते हैं और ये जो गोल्डन लंगूर है इनको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 में इनको रजिस्टर कर रखा है। इसके अलावा गोल्डन लंगूर का ये साइंटिफिक नेम है, ये आप व्यू कर सकते हो एक बार। यहाँ पर आसाम भूटान में ये सिर्फ और सिर्फ मिलते हैं, आसाम में और भूटान में मिलते हैं। अब यहाँ पर काकोई जाना रिजर्व फॉरेस्ट है और मतलब एक तरीके से आसाम के काकोई जाना रिजर्व फॉरेस्ट में ये गोल्डन लंगूर मिलते हैं। अब यहाँ की गवर्नमेंट क्या कर रही है, इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के रूप में डिक्लेयर करवाने की कोशिश कर रही है, लेकिन यहाँ के जो लोग हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि आप इसको कम्युनिटी फॉरेस्ट रिजर्व के रूप में डिक्लेयर कर दीजिए, ताकि यहाँ के जो लोग हैं वो हमारी इस जो भी यहाँ पर स्पीसीज हैं उनको भी सेव कर पाएंगे, और जो हमारे जो फॉरेस्ट राइट एक्ट हैं 2006 के अंडर उनका भी हम यूज़ करके यहाँ के जो भी हमारी बेसिक फाउंडेशन की चीज़ें हैं उनके लिए हम इन फॉरेस्ट का यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके का यहाँ पर चल रहा है, हम उसको लेकर के हमारे एक गोल्डन लंगूर जो है वो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। आपको पता होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आपको ध्यान में होना चाहिए कि आसाम और भूटान में ही सिर्फ ये मिलते हैं, क्योंकि इस तरीके का स्टेटमेंट देकर के पूछ लेते हैं कि ये ऑल ओवर वर्ल्ड में मिलते हैं, या फिर इस तरीके का स्टेटमेंट दे देंगे पूरे साउथ एशिया में मिलते हैं, ईस्टर्न एशिया में मिलते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि ओनली 2 जगह पर ये मिलते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, यहाँ पर अफगानिस्तान में जब गवर्नमेंट थी और प्रेजेंट टाइम में आपको पता है कि तालिबान ने वहाँ पर कैप्चर कर लिया है, तो वहाँ के कुछ आर्मी ऑफिसर्स होते थे जो हमारे इंडिया की यहाँ पर आते थे, ट्रेनिंग प्रोग्राम लेते थे। तो ऐसे ही अफगान कैडेट्स जो हैं उनको ट्रेनिंग प्रोग्राम में अभी प्रेजेंट टाइम में जो आर्मी है उनको लैंग्वेज ट्रेनिंग भी देने की यहाँ पर कोशिश कर रही है। अब यहाँ पर जब तालिबान ने वहाँ पर कैप्चर करना स्टार्ट कर दिया, उसी टाइम से यहाँ पर लगभग हर साल 100 वैकेंसी होती थी जिनको ट्रेनिंग एनुअली बेसिस पर इंडियन मिलिट्री इंस्टीट्यूट में दिलवाया जाता था अफगान नेशनल आर्मी के जो कैडेट्स होते थे उनको। ये एक तरीके से हमारे जो भी एग्रीमेंट होते हैं उनमें कुछ इस तरीके के बेसिक एग्रीमेंट साइन होते हैं जिनके बेसिस पर दोनों कंट्रीज के बीच के जो रिलेशन है वो बेहतरीन बन सके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, कल 4 फेब को बीजिंग ओलंपिक्स जो है उनका इनॉग्रेशन हो गया। बीजिंग ओलंपिक्स में यहाँ पर रशिया के जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, इसके अलावा जो पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान, वो यहाँ के विजिट पर गए। इसके अलावा हमने ये देखा कि इंडिया ने इसका बाइकआउट किया। बाइकआउट करने का कारण आप सभी को पता है कि गालवान वैली में जो सोल्जर शामिल थे उनको टॉर्च बियरर के रूप में चाइना ने आगे रखा है। इसी को लेकर के बोला गया इंडिया के द्वारा कि हम ओपनिंग और जो एंडिंग सेरेमनी होगी, क्लोजिंग सेरेमनी होगी इन ओलंपिक गेम की, उसमें हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। हमारे इंडिया के ओनली 1 एथलीट जो हैं जो इसमें पार्टिसिपेट किए हैं जिन्होंने इस गेम में, उनका नाम है आरिफ खान। ध्यान में आपको होना चाहिए, स्कीयर है वो। अब यहाँ पर अलग अलग डिस्कशन हुआ। आप सभी को पता है कि रशिया और यूक्रेन का प्रेजेंट टाइम में इशू चल रहा है, तो रशिया भी अपना एक अल्टरनेट ढूंढने की कोशिश कर रहा है जो उसको हर चीज़ में सपोर्ट करे। इसके अलावा बहुत सारे इश्यूज में जब भी कोई ऐसा वॉर जैसे सिचुएशन हो तो कोई उनके साथ में खड़ा हो। तो यहाँ पर रशिया जो है वो अपने एक तरीके से अल्टरनेट करने की, अपने आप को चेंज करने की कोशिश कर रहा है, और चाइना के साथ में अपने नेगोशिएशंस की यहाँ पर बात भी उन्होंने की है। जैसे कि कुछ एनर्जी जो डील है वो उन्होंने साइन की है। इसके अलावा बहुत सारे ग्रुप्स जो हैं उनके ऊपर भी उन्होंने फोकस करने की बात की है कि इन ग्रुप्स के थ्रू जो है हम दोनों कंट्रीज अपने आप को रिवाइवल कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें तो इंडिया के लिए भी डिस्कशन हुआ कि इंडिया के साथ में जो ग्रुप्स जैसे कि रशिया इंडिया चाइना फ्रेमवर्क जो है इसके ऊपर भी कोऑपरेशन जो है उसको और ज़्यादा डीपन करना होगा। ब्रिक्स जो ग्रुप है उसको भी बूस्ट करने की ज़रूरत है। तो आप सभी को पता है कि ब्रिक्स ग्रुप जो है वो पहले ब्रिक नाम से जाना गया था, बाद में साउथ अफ्रीका इसमें इंसर्ट होता है और इस ग्रुप का नाम ब्रिक्स हो जाता है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो दोनों जो कंट्री हैं वो कुछ ग्लोबल सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम के ऊपर भी डील करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा
पाकिस्तान के साथ में चाइना का डिस्कशन हुआ। CPEC जो प्रोजेक्ट है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसमें POK वाला जो रीजन है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है, जो पाकिस्तान के पास है, पाकिस्तान उसके ऊपर क्लेम करता है, इंडिया अपना क्लेम करता है और वहां पर इशू चल रहा है। फिर भी पाकिस्तान ने वहां पर अप्रूवल दिया और चाइना ने वहां से रोड को कंस्ट्रक्ट किया है और फिर उसके बाद में पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट डेवलप किया है ताकि जो वेस्ट इंडियन ओशन है उसमें अपनी इजीली रीच को बना सके। इसका कारण ये भी माना जा रहा है कि वहीं पास में ही इंडिया ने ईरान में जो चाहबार पोर्ट डेवलप किया था, उसी का अल्टरनेट ढूंढने की कोशिश की है चाइना ने। तो यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट डिस्कशन था इनॉग्रेशन को लेकर के। यहाँ पर जो आने वाले टाइम में जो भी पॉलिटिकल टेंशन्स हैं, उनके बेसिस पर बहुत सारे एग्रीमेंट जो है वो नए तरीके से यहाँ पर इम्प्लीमेंट होने वाले हैं। तो ये आज का हमारा डिस्कशन था द हिंदू की इम्पोर्टेंट न्यूज़ का। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए उन सारे ग्रुप्स में जहाँ पर आपको लगता है कि द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस की ज़रूरत है, उन सारे नीडी पर्सन को, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।